नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम सब जानते हैं, जैसे कि प्राची मैम के द्वारा जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड पे, हम उन्हीं करंट अफेयर्स बेस्ड पर यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो रहे हमारे इस वीडियो के इंट्रोडक्शन का पार्ट। सेकेंड स्टेज पर हम आते हैं, जिसमें मैं बात करना चाहूँगी कल को लेकर, यानी कि कल जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, समझा है, अभ्यास किया है, बस उसको ध्यान में रखकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा। निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है सब भूल जाइएगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आप वहाँ बैठे क्यों हैं। परिणाम के बारे में मत सोचिएगा। बस एक ही चीज़ है कि आज जो क्वेश्चन आया है उसे मुझे अपना 100% करना है, क्योंकि यही मेरा लास्ट चांस है। समझ के इसी को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन पेपर करिएगा। और जब आप क्वेश्चन पेपर देकर आएँ, जब आप जो है अपना एग्ज़ाम देकर जब घर पर आएँ और थोड़ा सा अगर समय निकल आए, तो ज़रा इस वीडियो को खोलिएगा और अपना अनुभव हमें साझा करिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो लोग अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या जिन्होंने दिया है, हो सकता है वो कुछ अपना ऐसा अनुभव साझा करें जिससे हम कुछ सीख सकें, या आप कुछ ऐसा साझा करें जिससे वो कुछ सीख सके। तो इसी तरह से निरंतर आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ पर कल के अनुभव जो आपके पेपर के हैं वो साझा करिएगा। कैसे क्या क्वेश्चंस रहे, आपने कैसे क्या समझा उसको, क्या आपको और चीज़ों की तैयारी करने की ज़रूरत है या खुद को मांझने की थोड़ी सी और अभी ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें बताइएगा। और आप चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो अपना जो है अनुभव के साथ साथ अपना स्कोर बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। मुझे भी खुशी होगी जानकर। और ऑनेस्टली बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैम पब्लिकली हम अपना जो यहाँ पर नंबर कैसे बता सकते हैं, कितना स्कोर हुआ। यहाँ पर कोई नहीं जानता किसी को। मैं टॉप सीक्रेट रखूँगी आपके मार्क्स का, तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ भी आपको कल एग्जाम देना है। फिलहाल ये उत्सुकता और ये जो उमंग है थोड़ी सी हम यहाँ दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को आपकी स्क्रीन पर। क्या है पहला प्रश्न कि चर्चा में रहा विजन स्टेटमेंट भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षरित किया है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? विजन स्टेटमेंट। तो किसके साथ भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, जो विजन स्टेटमेंट था हमारा, उसमें देखेंगे कि भारत और इजराइल ने रक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर विस्तार देने के लिए, किसमें? रक्षा और सैन्य सहयोग में विस्तार देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। किसमें? सेना और रक्षा की बात में उसमें सहयोग होगा। किन दो देशों के बीच में? इजराइल और भारत की बीच की बात की जा रही है। स्पष्ट हो गया है। चलिए इसकी व्याख्या ये रही, ये चीज़ इसमें दी गई है कि ये भविष्य में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा और आपसी रक्षा सहयोग एवं रणनीतिक भागीदारी। भाई सीधी सी बात है, रक्षा सहयोग करेंगे तो कुछ रणनीतिक भागीदारी भी तो उनकी होगी ना, कुछ इस तरह से। तो उसको और आगे ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच एक व्यापक सहमति बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की बात कर रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। इससे पहले हम कथनों को शुरू करें, पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम एनजीटी को समझें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? तो ये एक वैधानिक निकाय है और इसका जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। स्पष्ट हो गया है। अब देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये सब तो लिखा है कि किस संहिता के द्वारा या किसके द्वारा इसका निर्देशित किया जाता है, या किन किन क्षेत्रों में इसका जो है वो जो मुख्यालय है, इसके बाद इसके अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की बात की गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहती हूँ कि एनजीटी होता क्या है बेसिकली। तो एनजीटी का उद्देश्य है कि जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं ना, उनको तेजी से निपटाया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे ही हमारे देश की अदालतों पर बहुत बोझ है, इन केसेस को लेकर बहुत सारे मुकदमे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उन बोझ को थोड़ा कम किया जाए, जिसके कारण एनजीटी को बनाया गया, ताकि पर्यावरण से संबंधी जो मुद्दे हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। स्पष्ट हो गया है। आइए कथनों को देखते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसके कहाँ पर हैं? भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में स्थित है। ये कथन पूरी तरह से ठीक है। एनजीटी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट में यहाँ पर
ये ऑपोजिट कर दें, स्वैप कर दें, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि मुख्यालय जो इसका है वो दिल्ली में, जबकि अन्य 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भोपाल, पुणे और आपका कोलकाता, चेन्नई में स्थित है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। हाँ, ये तो करेक्ट है कि निर्देशित होता है, उसको निर्देशित जो है यहाँ पर संहिता के द्वारा की जाती है चीज़ें, लेकिन बाध्य नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, आप कह रहे हैं लेकिन प्राकृतिक न्याय, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है बेसिकली ये एनजीटी। देखिए अब यहाँ पर प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की बात की गई है। तो नेचुरल जस्टिस अगर हम देखें अपने आम भाषा में, तो इसमें दोनों पक्षों के जो मतलब दोनों पक्षों को इसके अंतर्गत सुना जाता है, और जो समय, परिस्थिति और भौगोलिक परिस्थिति यहाँ हो गई, समय हो गया, और जो भी उस समय की जो कंडीशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति, प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपना जजमेंट खुद नहीं कर सकता है, मतलब खुद से वो जज नहीं बन सकता कि मैंने गलती की, मैं ही जज बन गई और अपने आप निर्णय दे दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत। तो यही कह रहा है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। ये पूरी तरह से कथन ठीक है यहाँ पर। इसके तहत पर्यावरण संबंधी मुद्दों को 1 वर्ष के भीतर, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष के भीतर निपटाना अनिवार्य होता है। देखिए अभी मैंने बोला कि जो हमारे देश की अदालतें हैं उनके भार, उन पर जो केसेस का भार है उसको कम करने के लिए एनजीटी को बनाया गया, ताकि पर्यावरण से संबंधित जो केसेस हैं वो लंबित ना रहे लंबे समय तक, और वो जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो सके, उस जो केस है उसको समाप्त करके उसका जो सही निर्णय है वो लाया जा सके। अब कह रहा है कि 1 वर्ष के भीतर, जरा सोचिए, अगर 1 वर्ष के भीतर करना है तो भाई थोड़ा और वेट करके हम न्यायालय में ही, अदालत का ही उसमें वेट कर लेते। तो यहाँ पर ये कथन गलत है, क्योंकि ये 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ्स की बात की गई है, 6 महीने के भीतर निपटारा अनिवार्य होता है इस पर्यावरण संबंधी मुद्दों को। क्लियर हो गया है, तो ये कथन गलत है हमारा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो इसका अध्यक्ष होता है एनजीटी का, उसे सीजीआई के परामर्श से केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अब क्या आप हमें बता सकते हैं, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो सर्च करके बताइए ज़रा कि अध्यक्ष की नियुक्ति तो ये इस तरह से होती है, ये प्रक्रिया है। जो एनजीटी के जो अन्य सदस्य हैं, अध्यक्ष के साथ साथ जो अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि देखिए इस तरह से जब लोग, आप में से कुछ लोग हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, बहुत अच्छा लगता है देखकर कि चलिए अच्छा लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, और वहीं उसी के साथ साथ आप अपनी कुछ पॉजिटिव इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसका कमेंट देकर, तो आपके साथ साथ बाकी लोगों की भी तैयारी होती है, क्योंकि आपके अनुभवों से, आपके इस तरह के उत्तर से सिर्फ आप ही नहीं सीखते, बल्कि हम कभी कभी क्या होता है, दूसरों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो इसी तरह से निरंतर अपने जो सुझाव हैं और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहें। चलिए, ये हमारा पहला, दूसरा और चौथा कथन ठीक हो जाता है। पूछ रहे कौन से कथन ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 और चौथा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत हो जाता है। यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए यहाँ पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात की जा रही है, तो इसका सबसे पहले संचालन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के देवस्थल में इसका संचालन किया गया था। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका जो निर्माण है टेलीस्कोप का, कनाडा, बेल्जियम, इसके साथ साथ भारत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। हो सकता है मे बी आप जब इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो उसमें कह दे कि स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया गया है ना, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। देखिए भारत है, बेल्जियम है, कनाडा है, और भी जो अन्य देश इसमें शामिल हैं, उनके साथ साथ संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया जाता है। तो ये कथन हमारा क्या हुआ यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज देवस्थल में स्थापित किया गया है। अभी मैंने बताया उत्तराखंड के देवस्थल की बात की, नैनीताल के, तो देवस्थल में स्थापित इसको किया गया है कि कथन करेक्ट हो जाता है। यह सभी दिशाओं में
ठीक है, यह सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से घूर्णन करने में सक्षम है। देखिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हमारे सामने प्रश्नों में आती है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, यह स्वदेशी है ये, इसके बाद यहाँ पर किस जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के सहयोग से या किस इंस्टीट्यूट में इसको पहले जो है वहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि घूर्णन करने में सक्षम है। यदि अब हमें पता रहेगा, करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे, निरंतर वीडियोज़ देखेंगे तो पता रहेगा कि भाई ये घूर्णन करने में सक्षम नहीं है। क्यों? इसको इस तरीके से समझिए, ये जो हमारा इंटरनेशनल लिक्विड जो टेलीस्कोप है, मिरर टेलीस्कोप है, इसका उपयोग देखेंगे आप सितारों, अंतरिक्ष मलबे और उपग्रह जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा, जो इसके फोकस से होकर गुजरेंगे। यानी कि ये घूर्णन करने में तो सक्षम नहीं है, ये कोई घूर्णन नहीं करता है, ये करेक्ट नहीं है, तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके फोकस से जो गुजरेंगे उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। यह विश्व का एकमात्र तरल दर्पण टेलीस्कोप है, ये पूरी तरह से करेक्ट है। देखिए, ये विश्व का एकमात्र तरल दर्पण टेलीस्कोप है और एकमात्र है तो हमें अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है। यदि आपको कोई एडिशनल चीज़ इसमें पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ऐड ऑन करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम आने वाले समय में इस तरह का कोई और प्रश्न आता है तो उसमें उन चीज़ों को और ऐड ऑन कर सकेंगे। चलिए ठीक है, ये कथन भी ठीक है हमारा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हो जाते हैं? पहला, दूसरा और चौथा कथन हमारा ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पारा के साथ लेपित एक तरल दर्पण दूरबीन सामान्य दूरबीन की तुलना में बहुत सस्ती है। यह केवल उन वस्तुओं को अंतरिक्ष में देख सकती है जो इसके दृश्य, ध्यान दीजिए, जो इसके दृश्य में आती है, क्योंकि इसके अलग अलग दिशाओं में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है इसको। ठीक है, इसे अलग अलग स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने क्या कहा था, घूर्णन करने में सक्षम नहीं है। उसके फोकस में जो आता है बस उसको कैप्चर करती है, बाकी यहाँ पर ये घूर्णन करने में सक्षम नहीं, और विश्व का एकमात्र तरल दर्पण टेलीस्कोप होता है ये। चलिए अगला प्रश्न है, पेंटेड लेपर्ड गेको के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं पेंटेड लेपर्ड गेको को दो भागों में विभाजित करूंगी, समझिए कैसे। हम इस पे भी ध्यान दें, पेंटेड लिखा है ये, मैं इसको यहाँ पर बेसिकली लिखा है, देखिए यहाँ पर पेंटेड ऑलरेडी लिखा हुआ है इन इंग्लिश, पेंटेड लेपर्ड गेको। इसको ऐसे देखिए, दो चीज़ें हैं। पेंटेड लेपर्ड गेको यानी कि लेपर्ड जैसा कुछ है जिसको पेंट किया गया है, काइंड ऑफ, मतलब फनी वे में हमें इसे समझना है। समझने के लिए देखिए, समझने के लिए लॉजिक्स ऐसे लगाइए जो फनी भी हो, ताकि आप उसे याद रख सकें, क्योंकि फनी चीज़ें हम जल्दी नहीं भूलते ना, दिमाग में हमेशा बनी रहती है। तो पेंटेड लेपर्ड यानी कि लेपर्ड को के जैसा कुछ पेंट की बात की जा रही। चलो भाई देखते हैं, ये उत्साह और ये सस्पेंस जरा बनाए रखिए अभी। यह जो है, ये जो लेपर्ड गेको है, ये यूवेल-फेरिडी, किसकी बात कर रहे हैं, यूवेल-फेरिडी परिवार से संबंधित है। इसको समझिए कैसे कि देखिए, ये जो लेपर्ड है ना, शोधकर्ताओं ने इस लेपर्ड गेको की एक नई रंगीन प्रजाति को खोजा है जिसका नाम है यूवेल-फेरिस पिक्टस है। यूवेल-फेरिस पिक्टस है, जिसे हम पेंटेड लेपर्ड गेको के नाम से भी जाना जाता है, और हम इसे जानते हैं किसके नाम से, पेंटेड लेपर्ड गेको के नाम से जानते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये कथन तो ठीक हो गया कि ये जो यूवेल-फेरिडी परिवार से संबंधित है, क्योंकि इसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया, लेकिन आम बोलचाल में हम इसी क्या कहते हैं, पेंटेड लेपर्ड गेको कहते हैं। तो ये कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये प्रजाति घास के मैदान और मिश्रित शुष्क सदाबहार वनों में पाई जाती है। ये प्रजाति जो है वो कहाँ कहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मूल स्थलीय गेको की एक प्रजाति है, और आप देखते हैं कि ये जो नई प्रजाति खोजी गई है, ये शुष्क सदाबहार वनों में पाई जाती है, जो झाड़ीदार घास के मैदानों में आप अधिकतर इसको देखेंगे, और ये पूर्णतः रात्रिचर है। भाई लेपर्ड की बात की जा रही है तो ये पक्का रात्रिचर ही होगा, मतलब ऐसा सोच सकते हैं हम, है ना। यहाँ पर देखिए, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये कथन क्या हुआ, दूसरा कथन भी ठीक हो गया है। चलिए, कौन सा सही होगा इसमें, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि दोनों 1 और 2 दोनों ऑप्शन ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, इस सस्पेंस को जरा आप खत्म करते हैं और इस लेपर्ड के दर्शन करते हैं, साक्षात देखते हैं कि ऐसा क्या है इसमें जो इतना चर्चित है भी। तो देखिए, कुछ इस तरीके से है, सुनने में क्या आ रहा है, जैसे तेंदुए की बात कर रहा है ना, लेकिन पेंटेड लेपर्ड है। इस तरह से लॉजिक लगाइए कभी कभी कि पेंटेड लेपर्ड मतलब कुछ पेंट किया जैसा, कुछ लेपर्ड की बात करें, कुछ तो है जो लेपर्ड जैसा है, तेंदुए जैसा है। देखिए यहाँ पर इनके आप दर्शन कर सकते हैं, पिक्चर्स देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आई एम श्योर आप नहीं भूलेंगे कभी भी। तो चलिए, ये प्रजाति घास के मैदान एवं मिश्रित शुष्क सदाबहार वनों में पाई जाती है, वही मैंने आपको बताया।
तो ये बेसिकली ये है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए कौन कौन से इसमें कथन दिए गए हैं। प्रशांत द्वीपीय देशों को माइक्रोनेशिया, पहला ये है, मेलानेशिया, फिर है पोलिनेशिया, ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि प्रशांत महासागर में जो प्रशांत द्वीपीय देश है उसमें माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये सही है या नहीं या गलत है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, मैप को देखना होगा। तो चलिए चीटिंग नहीं करना, आंसर नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है माइक्रोनेशिया, इसके बाद मेलानेशिया, इसके बाद पोलिनेशिया, ये 3 क्या है, अलग अलग भागों में। चलिए देख लीजिए, मैं छूट देती हूँ आज आपको। है प्रशांत द्वीपीय देशों को माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया भागों में विभक्त है। ये जो कि आप देख रहे हैं कि एक साथ तो नहीं जुड़े ना, ये अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो ये कथन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरी तरह से करेक्ट है, मैप में देखने के बाद भी लगता है पूरी तरह से करेक्ट है। सोलोमन द्वीप प्रशांत द्वीपों के मेलानेशिया समूह का भाग है जो पापुआ न्यू गिनी और वेनुआचू के मध्य अवस्थित है। देखिए ये थोड़े भारी भरकम से शब्द हैं, इसको यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जो सोलोमन द्वीप है, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफ करती हूँ ताकि आप इसको बेहतर समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो सोलोमन द्वीप है ना, अगर इसमें नहीं समझ आ रहा तो जल्दी से अपना लाइए, जल्दी से एटलस कहाँ रखा हुआ है, एटलस खोलिए, उसमें देखिए क्या है। ये जो सोलोमन द्वीप है इसकी बात कर रहा है। सोलोमन द्वीप प्रशांत द्वीपों के मेलानेशिया, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, मेलानेशिया की बात कर रहा है। तो मेलानेशिया समूह का ही भाग है। ये तो भाई करेक्ट है कि सोलोमन जो द्वीप है वो मेलानेशिया का ही भाग है। क्लियर हो गया है अभी तक। जो पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर देखिए जो पापुआ न्यू गिनी, इसके पास की बात कर रहा है, जो पापुआ न्यू गिनी और वेनुआचू के मध्य अवस्थित है। और वेनुआचू कहाँ है, यहाँ पर अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है, पापुआ न्यू गिनी और वेनुआचू के मध्य में जो है वो किसकी बात कर रहा है, सोलोमन द्वीप जो है वो बीच में अवस्थित है। इसको और स्पष्ट करने के लिए ये रहा आपका सोलोमन द्वीप, ये रहा पापुआ न्यू गिनी रहा, पापुआ न्यू गिनी रहा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेनुआचू के मध्य जो है वो सोलोमन द्वीप यहाँ पर अवस्थित है। स्पष्ट हो रहा है सारी चीज़ें। तो इस तरह से मैपिंग से अपने ये क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करेंगे, नॉट इवन ज्योग्राफी में, आप समझिए इसको। अगर आपके साथ जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आपको मैप की अच्छी तैयारी है ना, तो आप समझ कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, अच्छा इस वक्त पे वहाँ पर आक्रमण किया था, अच्छा वहाँ पर इस तरह की खेती थी, वहाँ पर इस तरह की कृषि थी, वहाँ का कल्चर कुछ इस तरीके का था। तो ज्योग्राफी ही नहीं, हर सब्जेक्ट को आप इस तरह से अगर मैपिंग के साथ पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे, चीज़ों को लिखने में भी आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पर मैपिंग अगर आपके रहेगी तो जब आप लिखेंगे तो बेहतर आंसर अपना वाक्यों से दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर यही चीज़ की गई है, दोनों कथन हमारे यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, देखिए कल अगर पेपर देने जा रहे हैं और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जहां पर नहीं लिखा हो उसे भूलना नहीं है। मैंने कई बार बताया है, तो कल ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इवन इन फ्यूचर भी नहीं करनी। स्पेसिफिकली हम कल की बात करें तो जब भी कहीं प्रश्न में नहीं दिखे तो ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य रखना है, आत्मविश्वास रखना है खुद में। तो यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, हमारे तो दोनों ही कथन ठीक है, यानी कि इनके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि दोनों ही कथन हमारे सही हैं। जबकि पूछ रहे कौन से सही नहीं है, तो दोनों कथन ठीक हो जाते हैं। ये रही इसकी व्याख्या, मैपिंग ये रही। और इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपका ये थोड़ा सा टाइम देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप निरंतर बने रहें, क्योंकि थोड़े टाइम में अगर आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो हमें ये अवसर बिल्कुल हाथ से नहीं गंवाना चाहिए जीवन में। तो चलिए इसी के साथ सब लोग अपना ध्यान रखिए और कल जब एग्जाम देने जाएं तो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होके जाइएगा, टाइमली आज सो जाइएगा, ताकि कल जब आप एग्जाम दे तो नींद नहीं आनी चाहिए आपको वहाँ पर। चलिए इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल पे बने रहें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।